मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मस्त के साथ साथ स्वस्थ भी होंगे तथा जीवन की हर ऊंचाइयों का छूने का सपना आपका सफल हो जल्द से जल्द। ईश्वर से मेरी यही कामना है। ठीक है, उस कामना को पूर्ण करने के लिए आपको कुछ संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो संघर्ष आपको ज़्यादा ना करना पड़े, जो आप 2-2.5 घंटे 3 घंटा वो एक साथ बोलते नहीं, हार्ड वर्क करके करो। स्मार्ट वर्क करना है तो मेरे साथ जुड़िए। जो 2.5-3 घंटा 4 घंटा कंटेंट रहेगा, मैं उसको 10 मिनट 15 मिनट में आपको आसानी से विस्तार पूर्वक, जो एग्जामिनर जिसमें इंटरेस्ट लेता है, एकदम आपके जहन में बैठा दूंगा। ठीक, आइए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वैदिक काल। वैदिक काल जो था वो 2 टाइम पीरियड में विभाजित था। जैसे था एक क्या, ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक, ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड था, जैसे आप ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड देखेंगे तो आप सब इधर 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जैसे उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड देखेंगे तो ये वो था 1000 से लगभग 600 ईसा पूर्व। ठीक, अगर वैदिक काल पूरा पढ़ना है तो फिर विभाजित करके नहीं पढ़ा जाता, इसलिए मैं विभाजित करके लाया हूँ कि आप कन्फ्यूजन ना हो। एक फाउंडेशन के हिसाब से जब पढ़ा रहा हूँ तो आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। देखिए वैदिक काल, वैदिक काल मतलब वेद शब्द से बना है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। अगर वेद की बात कोई करेगा तो समझो ज्ञान की बात कर रहा है। ठीक, जो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। और पूरा अगर टाइम पीरियड वैदिक काल का पूछता है तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो ऋग वैदिक काल में कौन कौन से लोग थे? आर्य लोग थे। ऋग वैदिक काल में सर्वप्रथम पहले लोग कौन थे? ऋग वैदिक काल के आर्य लोग। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। कभी कभी ये भी पूछ लेता है आर्य का मतलब क्या होता है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ। सबसे पहले उत्तर पश्चिमी में बसे थे, जो सप्त सिंध मतलब 7 देशों का प्रदेश था। ठीक, जिसमें पंजाब, अफगानिस्तान का कुछ भाग तथा उत्तर प्रदेश का कुछ भाग। ठीक, और तरह तरह के चीज़ें, पाकिस्तान, ठीक, ईरान, इधर जो आड़ी पड़ोस अपने देश हैं, तो सप्त प्रदेश इसको बोलते हैं। और इसमें सप्त प्रदेश इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ 7 नदियाँ बहती थी। कौन कौन 7 नदियाँ? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक, रावी, सतलज, ब्यास और सरस्वती। तो इसमें बताइए कितनी नदियाँ वर्तमान में जो पंजाब में बह रही हैं? पंजाब भी जानते हो ना, उसका पंजाब 5 नदियों पर ही पड़ा है। जो पंजाब में 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं आप कमेंट करना। ठीक, इसमें धार्मिक जीवन था। लोग धर्म को मानते थे, जो धार्मिक जीवन ऐसा था जो प्राकृत को मानते थे। ठीक, मूर्ति उर्ति पूजा नहीं था। मूर्ति उर्ति पूजा का ये जो सब एक हिसाब से बोल सकते हो कार्यक्रम चालू हुआ उत्तर वैदिक काल में चालू हुआ। लोग इसमें सीधा लोग पूछते थे सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण। ठीक, इन्हीं देवताओं की पूजा होती थी। वरुण को वर्षा का देवता और युद्ध का देवता माना जाता है। सूर्य को जानते भी हो, सूर्य एक हिसाब से देवता है। और अग्नि देवता को भी जानते हो, वायु देवता को भी जानते हो। ठीक, तो सबसे यहाँ महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? वो इंद्र है। ठीक, ये सभी देवताओं के एक हिसाब से अध्यक्ष थे या प्रमुख थे। ठीक, उसमें से। और इसमें मंदिर मूर्ति पूजा नहीं था। मतलब जो मंदिर में आजकल हम तुम सब जाकर पूजा करते हैं, तरह तरह के रिलीजन या तरह तरह के धर्म, कोई भी धर्म हो, ABCD, मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, ना करूँगा। ठीक, क्योंकि पहले कोई धर्म नहीं था तो कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं जाता था। ना हिंदू धर्म के व्यक्तियों के लोग ना मंदिर जाते थे, ना मुस्लिम धर्म के व्यक्ति एक हिसाब बोल सकते हो जो नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं, मस्जिद जाते थे। ना क्रिश्चियन वाले गुरुद्वारा जाते थे। ठीक, अलग अलग के धर्मों वाले व्यक्ति कहीं नहीं जाते थे, उतना प्रचलन नहीं था। और यज्ञों का विशेष महत्व था, यज्ञ होता था। आर्थिक जीवन किसी और पशुपालन पर निर्धारित था। ठीक, आर्थिक जीवन जो था, और इसमें गाय को धन माना गया था प्रमुख, जिसको गौधन या इनको आघन्या बोला गया था गाय को। इनका सामाजिक जीवन सत्तात्मक था, मतलब पिता के ऊपर निर्धारित था। पिता ही परिवार का प्रमुख होता था। ठीक, चीफ ऑफ
डायरेक्टर एक हिसाब से बोल सकते हो। और महिलाएं शिक्षित थी। बताओ, ऋग वैदिक काल की महिलाएं भी शिक्षित थी, जो वेदों में या तरह तरह की चीज़ों में, कर्मकांडों में ठीक भाग लेती थी तथा रचनाएं भी करती थी। ठीक, और इसका राजनीतिक जीवन था, इसमें जनता द्वारा चुना जाता था, शासन निरंकुश नहीं होता था ऋग वैदिक काल में। अब आप आ जाइए उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड था 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो 600 ईसा पूर्व तक था, तो आप सब जानिए ये आर्य लोग जो थे अब इधर अफगानिस्तान से बढ़ गए थे, बढ़कर आगे आकर पंजाब में आ चुके थे। गंगा यमुना एक हिसाब से बोल सकते हो मैदानी भाग, उत्तर प्रदेश बिहार जो गंगा यमुना का क्षेत्र पड़ता है, मैदानी भाग दो आप पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार तक पहुंच गए थे। ठीक, कुछ भी बोल सकते हो। गंगा अगर आप सबको इतना नहीं पता है, इतना नहीं लिखना है, इतना भी अगर जानते हो गंगा यमुना मैदानी भाग, तो एक हिसाब से अगर आप गंगा को इमेजिन करोगे तो खुद इमेजिन करोगे गंगा कहाँ कहाँ बहती है, किसकी राज्य में बहती है, तो आप खुद या बेखुद जान जाओगे। ठीक, कि तो वहीं खुद कर रहे हो। ठीक, कोई बात नहीं भाई, आइए, ज़्यादा भावुक नहीं होना है। आइए, राजनीतिक जीवन, राजतंत्र मजबूत था। अब मैं उत्तर वैदिक काल पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो कुछ डिफरेंस है आपको बताऊंगा। इसमें 7 नदियों का प्रदेश था, ये 2 नदियों का प्रदेश था, गंगा और यमुना। उत्तर वैदिक काल राजा वंशुनागत बनने लगा, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा उत्तर वैदिक काल में। ठीक, कोई उस क्षेत्र का क्षेत्राधिकार का कोई व्यक्ति भले ही राजा के पात्र हो, लेकिन राजा नहीं बनेगा। ठीक, उत्तर वैदिक काल में एक प्रचलन शुरू हो गया था, और सभा समिति का महत्व तो घट गया। मतलब पहले वहाँ सभाएं होती थी तो जनता के भी सुना जाता था, लेकिन यहाँ राजा स्वयं निर्णय लेने के लिए एक हिसाब हो सकता है बाध्य हो गया। वो निर्णय लेता था, ज़्यादा सलाह वाला नहीं लेता था, जो चीज़ चाहता था लागू कर देता था। कर तरह तरह की व्यवस्थाएं कोई भी या अच्छी समाज के लिए लेकर आया वो भी। ठीक, आर्थिक जीवन, यहाँ लोहा का उपयोग बढ़ा। ठीक, लोहे का प्रचलन तेजी के साथ हुआ, लोहे से तरह तरह की चीज़ें बनाई जाने लगी अस्त्र शस्त्र। ठीक, तोपें और शुरू यहाँ भूमि का प्रमुख संपत्ति बन गई थी। व्यापार, शिल्प, शिक्षा व नगर का विकास शुरू हो गया उत्तर वैदिक काल में। और देखिए धार्मिक जीवन, यज्ञों की संख्या व जटिलता बढ़ी। मतलब जो पहले ऋग वैदिक काल में 1-2 यज्ञ होते थे, यहाँ पर कई यज्ञ होने लगे। ठीक, सुनिएगा, कई यज्ञ होने लगे। पुरोहित वर्ग शक्तिशाली हुआ। ठीक, सबसे शक्तिशाली वर्ग पूछेगा उत्तर वैदिक काल का सबसे शक्तिशाली वर्ग क्या मारोगे? पुरोहित वर्ग था। ठीक, दार्शनिक उभरे, उपनिषद, आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष। ठीक, तरह तरह की चीजें लागू होने लगी, तरह तरह का कर्मकांड होने लगा। एक प्राकृत पूजा पर विश्वास करता था, एक कर्मकांड प्रधान था। क्या? उत्तर वैदिक काल। ये प्राकृत पूजा पर विश्वास करता था, पीपल और वृक्ष की पूजा करता था। पीपल मतलब वृक्ष, पीपल आ जाते हैं, नीम, उनकी पूजा करता था। तो मंदिरों में मूर्तियों की पूजा करना शुरू हो गया। मतलब एक हिसाब से जो उत्तर वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक जारी है, जो इसी में आजकल उलझे रहते हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति रहते हैं वो नहीं उलझते इन सब चीज़ों में, और सोचते हैं कि तो वही लोग उलझते हैं जिनको राजनीति करना रहता है। ठीक, जो राजनीति करेंगे वो सब उलझेंगे, तो अपना मत एक हिसाब से वोट खींचेंगे। ठीक, अगर जो राजनीति नहीं करते हैं तो वो सब चीज़ इसमें नहीं उलझते, वो सीधा बता देते हैं, मतलब हट जाते हैं। एक हिसाब से कटाव बनाना चाहते हैं, लेकिन कटाव भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसी देवताओं यहाँ महिलाओं की स्थिति ठीक थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी। ठीक, और इसमें 4 वर्ण या 4 जात व्यवस्थाएं शुरू हो गई। कौन जानते हो ना? कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, जो तरह तरह के मनुवादी में भी लिखा है, जानते हो ये कि ब्राह्मण का उदय कहाँ से हुआ, क्षत्रिय का उदय कहाँ से हुआ। इस पर बहुत हंसी आती है यार चीज़, क्योंकि ईश्वर एक ये सब कितना आपको सच्चाई लगती है? सच सच बताना, आप कोई भी कास्ट बिलोंग करते हो तो अगर आप टेक्नोलॉजी के जीवन में अगर जी रहे हैं, अगर मानो या ना मानो, लेकिन सच्चाई यही है कि ये चीज़ें कितने % तक सही हैं। ये चीज़ें सही नहीं है। एक हिसाब से एक बनाया, एक हिसाब बोल सकते हो
जैसे कहते नहीं एक बना बनाया गेम था। ठीक, आजकल अब देख लो, अब अगर आप आज जैसे जैसे मामूद खान भी देश को लूट के लेकर ले गया, आप मंदिर में पूजा करते रह गए यहाँ के राजा महाराजा, लेकिन उसके पास सेनाएं थी, शक्तिशाली था, दिमागदार था। अगर इतिहास पढ़ोगे तो आप सब इन सब चीज़ों से वाकिफ होगे। ठीक, तो इन सब चीज़ों को हो सके आपकी आस्था टूटे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि किसी की आस्था न टूटे भाई, जिसकी जहाँ आस्था है बनी रहे। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन ये छिप भी नहीं सकता। ठीक, इस हिसाब से बोल सकते हो। तो छोड़िए आप सबको, और हम सबको क्या लेना देना है, आप सबको पढ़ लिख के नौकरी लेना है, और हमको तुमको और हमको बता देना है थोड़ा बस कि यहाँ महिलाओं की स्थिति कमज़ोर होने लगी। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि अब आपका बेस मजबूत हो गया है। मैं आप सब जान गए होंगे कि ये जो आज वर्तमान में भी आप सबको कष्ट झेलना पड़ता है किसी न किसी कारण, जातिगत के कारण या धार्मिक व्यवस्था के कारण। देखो, पढ़े लिखे व्यक्तियों के अगर पूछोगे ना तो कभी इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, कोई भी हो। अगर देश का जो अगर एक आध जान लो, अगर एक आध उसमें विरोध कर रहे हैं 2-4%, तो जान लो उनका उस सरकार से या किसी भी कोई भी सरकार धर्म से रिलेटेड आई है तो उनका उससे कुछ ना कुछ फायदा है। आप खंगालने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति जैसे बोलते हो, देखते रहते हो सोशल मीडिया जमाना है, तरह तरह की चीज़ बताने वाली नहीं है, तो उनका कहीं ना कहीं उससे फायदा है तभी वो करते हैं, और बाकी ये सब चीज़ों पर विश्वास नहीं। टेक्नोलॉजी जमाना है, आप मंदिर में या मस्जिद में नमाज और ये सब चीज़ें भी करनी चाहिए। और एक हिसाब से बोल सकते हो, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हो, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी आपका ये सब चीज़ें क्लियर कर देती है। जैसे एनसीईआरटी में लिखा है धर्म और देखो, जाति जन्म जाति होती है जो जाति नहीं है आपके पूरे जीवन में। अगर आप किसी जाति में जन्म ले लियो आज के युग में, तो जाति जन्म जाति होती है जो जाति नहीं है। ठीक, लेकिन धर्म आप बदल सकते हो। तरह तरह के कैरेक्टर, तरह तरह के नेता तथा तरह तरह के लोग जो बड़े बड़े अपने देश में देश को आज़ाद दिख रहा है, उन्होंने तरह तरह के धर्मों में परिवर्तन किया। अगर वर्तमान में कोई अच्छा धर्म है तो सभी है, लेकिन आपकी आस्था किसमें, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक, जय हिंद दोस्तों। मैं अब इससे संबंधित क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अगर कोई बात इसमें किसी को बुरा लगी है भाई क्षमा चाहता हूँ, मेरा आपके दिल को ठेस पहुँचाने की इच्छा नहीं थी, न मैं ऐसा करा भी हूँ। ठीक, जहाँ तक है मैं ऐसा किसी की जात के या किसी भी चीज़ को कुछ कहा नहीं हूँ। ठीक, एक हिसाब से बाकी अगर आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, जागरूक हो, तो आप सब समझदार हो। पढ़िए लिखिए, यही आपके जीवन में काम आएगा और बाकी कुछ काम आएगा नहीं। ठीक, बाकी आपको बना बनाया सम्राट मिल गया है तो आपका जीवन यापन एक पीढ़ी कर देगा, 2 पीढ़ी कर देगा, लेकिन ज़्यादा या लंबे दिनों तक संभव नहीं है। ठीक, हो सके 1 पीढ़ी भी न चल पाए। जय हिंद दोस्तों।